नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 9 PM का, जिसमें देश दुनिया की तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 9 PM की बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या की खबर से करते हैं। दरअसल अयोध्या के संत समाज ने राम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण को लेकर ट्रस्ट के महासचिव संपत राय के समर्थन में बैठक की है। चंपत राय के समर्थन में बैठक हुई। हजारा मंदिर में हुई बैठक में संतों ने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और SIT जांच जरूरी है। महंत राघवेश दास वेदांती ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाए। उन्होंने गोविंद देवगिरी से आय व्यय का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी की। इसके अलावा सभी संतों ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में चंपत राय का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और अफवाहों से बचने की अपील की। बैठक में बड़ी संख्या में संत महात्मा शामिल हुए और जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखने को कहा गया। आज की प्रेस वार्ता हम अयोध्या के संत समाज ट्रस्ट से निवेदन करते हैं कि चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। SIT की जांच आ जाए। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो इसके उत्तरदायित्व हैं, चंपत राय जी के अलावा कोष का काम गोविंद देवगिरी जी देख रहे थे, उनको जवाबदेही अपनी देनी चाहिए। आय व्यय का ब्यौरा उनको देना चाहिए। ये राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये राम की आस्था को, जो देश की श्रद्धा है, उसको डिगाने का प्रयास ये षड्यंत्रकारी लोग कर रहे हैं। देखिए, बैठक का उद्देश्य है कि जो बार बार चंपत जी भाई साहब को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ अनारगल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उसके लिए कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, उनका जो इस्तीफा उन्होंने, देखिए उनके अंदर किसी भी उनके मन में कोई खोट नहीं है। खोट होता है इस्तीफा क्यों देते, लेकिन अयोध्या के संतों का ये मांगे कि इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए और जब तक SIT की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उसमें जो भी दोष होगा उसको सजा मिलेगी। हमारे आदरणीय संघ के जो मुखिया हैं, संघ के सरकारवाज जी हैं, वो बोल गए हैं। उनका बोलना पूरे संघ का बोलना हो गया है। संघ का निर्णय सर्वोपरि है। हम लोग तो संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ का एक एक पदाधिकारी जिम्मेदार और ईमानदार होता है। संघ के पदाधिकारी पर कोई बात करना, जब तक जांच हो रही तो हमको किसी पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो आज बैठक आहूत की गई है, जो सभा बुलाई गई है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि जब तक SIT की जांच ना आ जाए, तब तक चंपत जी भाई साहब के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल निराधार है। इस विषय में किसी प्रकार का भी कोई भी कुछ भी कहना बिल्कुल गलत होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर से अयोध्या के रामलला मंदिर तक पदयात्रा करने वाले हैं। करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा में दिग्विजय क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दिग्विजय सिंह ने ये फैसला क्यों लिया है? क्या है इसके सियासी मायने? कहीं चंदे का हिसाब मांगने का बहाना तो नहीं है? दिग्विजय सिंह के सियासी पदयात्रा को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या के राम जन्मभूमि तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलेंगे। इसलिए मैं उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा शुरू करूंगा 2 अक्टूबर से, और ये गैर राजनीतिक होगी। कोई इसमें पार्टी का झंडा नहीं होगा। वो सब शामिल हो सकते हैं जो उनको भगवान राम में आस्था है, जिन्होंने चंदा दिया है राम मंदिर में, वो सब शामिल हो सकते हैं और हम लोग अयोध्या जी तक यात्रा करेंगे। राजनीतिक जानकार इस यात्रा के कई मायने निकाल रहे हैं। उज्जैन से अयोध्या तक जाने वाली यह यात्रा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नया माहौल बनाने की कोशिश मानी जा रही है। वहीं राम मंदिर जैसे मुद्दे पर जवाबदेही की मांग उठाकर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है, जिस पर अब तक बीजेपी का दबदबा रहा है। ऐसे समय में यह यात्रा सामने आई है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच अलग अलग मुद्दों पर मतभेदों की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं हालिया राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हार ने भी संगठन की रणनीति पर सवाल खड़े किए। क्या करता हो कि
जिस प्रकार से चंदा चोरी वीएचपी और आरएसएस की संगठनों ने किया है, उसी प्रकार हमारे महाकाल के मंदिर में भी वहां जो ठहरता है उसको वीआईपी दर्शन अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। और वहां से जो चंदा वसूली हो रही है, उसका ये संगठन जो है उसको उपयोग कर रहा है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की ऐसी पदयात्रा को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। वो यात्रा करें, अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने अब उनको इसी लायक छोड़ा है। कांग्रेस में अब कोई वक्त उनकी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनकी बात का वजन नहीं है। पिछले दिनों आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके बीच जो सड़कों पर लड़ाई आई है सामने, बाद में उनके समर्थकों की लड़ाई सामने आई है। दिग्विजय सिंह के लिए लंबी पदयात्राएं नई नहीं हैं। साल 2017 में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी, जो साल 2018 में पूरी हुई। इसके कुछ ही महीनों के बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह सड़क पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नर्मदा नहीं, महाकाल से रामलला तक का रास्ता है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि यह यात्रा केवल जवाबदेही का सवाल बनेगी या कांग्रेस के लिए नया राजनीतिक संदेश भी लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर केंद्र सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे सवालों का जवाब दिया। एक्सपोर्टर्स ने एथेनॉल को लेकर कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ, यह एक जांचे परखे साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसका टेस्ट कर चुकी हैं। एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 की जा रही है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से 5 साल पहले यानी दिसंबर 2025 तक ही पूरा कर लिया गया है। वर्तिका शुक्ला के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का ये प्रोग्राम दुनिया भर में अपनाई जाने वाली ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बिल्कुल अनुरूप है। इसके जरिए फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को ग्रीन बनाया जा रहा है ताकि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया जा सके। अभी भारत में जितना फ्यूल आपका आ रहा है वो सारा रॉन 95 का है, तो जो एप्रीहेंशन है कि हमारे फ्यूल की जो क्वालिटी है या ऑक्टेन रेटिंग है वो 93 या 92 के आसपास है, वो अब गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है। दूसरा, आई थिंक यहाँ पर मेरे मित्र ने पूछा था कि अभी तक आपके सोशल मीडिया पे कितने ऐसे इश्यूज आए हैं। तो जैसे कि नाम आपको पता है, सोशल मीडिया ही है, बट टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज देखिए हम एक सारे के सारे यहाँ पर जो ऑटोमोटिव OEMs हैं, रिस्पॉन्सिबल OEMs हैं, हर गाड़ी के साथ हमारी एक कमिटमेंट है कस्टमर को, चाहे वारंटी की हो या आफ्टर मार्केट की सर्विस की हो या इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स कंप्लायंस हो, तो हमारा जो कमिटमेंट है वो कायम है। मतलब नॉर्मल वारंटी की बात करें हम तो लोग एक्सटेंडेड वारंटी 2 साल, 4 साल, 7 साल तक की वारंटी भी देते हैं, एंड ऑन दैट कमिटमेंट वी आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर एनी कस्टमर। जो भी हम टेस्टिंग करते हैं वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, इन सब से कंप्लायंट है। कि एक स्टैंडर्ड होती है रेफरेंस फ्यूल की, जिससे इंजन टेस्टिंग होती है, और ये E20 में भी बनाई गई रेफरेंस फ्यूल। इसका भी एक स्टैंडर्ड BIS ने डेवलप किया, जिसके बेसिस में ARI ने उसको टेस्ट किया। और राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 आज से IIM रायपुर में जारी है। इस शिविर में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री शामिल हुए और 2 दिनों तक सरकार के कार्यप्रणाली, सुशासन, नई तकनीक और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा। साथ ही आने वाले इस समय की प्राथमिकताओं और विभागों के बीच बेहतर तालमेल की रणनीति भी तैयार की जाएगी। सरकार का कहना है कि बदलते समय के साथ प्रशासनिक व्यवस्था भी, उसमें भी बदलाव जरूरी है। इसी उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां मंत्रियों के साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इन सुझावों के आधार पर सरकार आगे की कार्य योजना पर काम करेगी।
चिंतन शिविर 3.0 का आज से शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये चिंतन शिविर किस तरीके से होने वाला है। सर, 3.0 चिंतन शिविर जो है वो आज से हो रहा है, आप कैसे देखते हैं शिविर? निश्चित रूप से बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नीति निर्धारण में, गवर्नेंस में जो देश और दुनिया में इनोवेशन हो रहे हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखकर नीति और योजनाएं बननी चाहिए, कैसे सुशासन स्थापित होता है, कैसे तरह से एक पारदर्शी सरकार आज की जरूरत, आज के हिसाब से किस तरह की नीति और योजनाएं बने, और बड़े बड़े विषय विशेषज्ञ आकर मार्गदर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी मंत्रियों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। नीति निर्धारण के मामले में, गुड गवर्नेंस के मामले में और जन आकांक्षाओं को पूरा करने में ये बड़ा मददगार साबित होगा। सर, विपक्ष इसे जो है वो चिंता का शिविर बता रही है, कह रही है कि विदाई से पहले जो है बीजेपी चिंतन शिविर करने के लिए जा रही है। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जनता ने उन्हें 5 साल के लिए बाहर बिठाया है और हमें 5 साल के लिए सरकार चलाने का जुम्मा दिया है, और इसलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें और 5 साल हमारी सरकार मजबूती से चलेगी। एक एक वायदे पूरा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में लेकर जा रहे हैं। जिन संकल्पों को लेकर हम सरकार में आए हैं, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो हम छत्तीसगढ़ को संवारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, उन्हें मुबारक हो। तो ये थे हमारे साथ अरुण साव जी, जिन्होंने साफ सीधे तौर पे बताया कि आज से जो चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है, इसका लाभ आने वाले समय में पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। ऐसे में जितने भी विशेषज्ञ आएंगे, उन सभी के एक्सपीरियंस जो है वो राजधानी रायपुर समेत पूरे मंत्रिमंडल को मिलने वाला है। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने लव जिहाद और फर्जी निकाह पर बड़ा प्रहार किया है। छत्तीसगढ़ में अब कोई भी मौलाना अपनी मर्जी से निकाह नहीं करा सकता। वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सलीम राज ने बताया कि निकाह कराने के सिस्टम में वक्फ बोर्ड बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड से रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा पाएगा। निकाह सर्टिफिकेट की रसीद केवल वक्फ बोर्ड से जारी होगी। इससे इंटर रिलीजन निकाह पर निगरानी होगी। नए नियम के अनुसार शादी के लिए दूसरे धर्म के लड़की के परिजन से भी अनुमति लेनी होगी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज के मुताबिक कई मुस्लिम संपत्ति के लालच में आदिवासी महिलाओं से शादी करते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के इस अहम फैसले से आदिवासी क्षेत्रों में लव जिहाद पर रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में जब से डॉक्टर सलीम राज अध्यक्ष बने या वक्फ बोर्ड की कमान संभाली, तब से वक्फ बोर्ड अपने फैसलों को लेकर चर्चा में रहा है। अभी हमारे साथ सलीम राज जी हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये वक्फ बोर्ड ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब जो भी निकाह होंगे उसके लिए जो काजी होंगे, मौलवी होंगे, वे वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड होंगे। क्या पहल की जा रही, क्यों ये पहल करनी पड़ रही है? ना वक्फ बोर्ड का फरमान है, ना वक्फ बोर्ड का आदेश है। समस्त मौलाना, शहर के इमाम, काजी के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया है कि मेरी सर्टिफिकेट बनने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि मेरी सर्टिफिकेट उर्दू में रहता है और अधिकतर जो मौलाना लोग रहते हैं वो बाहर के मौलाना रहते हैं, निकाहनामा कर लेते हैं और कोई भी बुक डिपो से निकाहनामा ले लेते हैं। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ का मामला है, तो यह तय किया गया है मौलानाओं के साथ और शहर काजी साहब के साथ कि निकाहनामा एक रजिस्टर्ड रहे, कितने निकाह हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सी स्टेट का हो रहा है। तो हमारे कारी इमरान साहब हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जा रहा है। उसमें है कि उर्दू और अरबी में रहेगा, एक काफी इंग्लिश में रहेंगी और एक काफी हिंदी में रहेंगी। जब मैरिज सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो वहां पता चलता है कि उर्दू किसी को आती नहीं है और मैरिज सर्टिफिकेट बन नहीं पाता है। तो उसको देखते हुए अब हमने ये तय किया है कि 5 काफियों में होगा और हर निकाहनामा में QR कोड रहेगा। QR कोड रहने से राज्य सरकार को या जो सर्टिफिकेट बनाने जा रहा है तुरंत वो QR कोड करेंगे, जैसे ही वो डिटेल आ जाएगा उनका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा। और
उसके लिए शहर काजी साहब के नेतृत्व में समस्त जो भी मौलाना साहब रहेंगे उनका पंजीयन होगा। पंजीयन में कि जो अथराइज्ड निकाह नामा करा पाएंगे, ऐसे हर शहर में 25, 30, 35, 40, 50 जितने भी हमारे उलमा मौलाना लोग तय करे, उसमें हमारी सहमति है। अब राज्य वक्फ बोर्ड ये तय किया है कि निकाह नामा आपको प्रिंट करके दिया जाएगा। चूंकि संस्था के पास पैसा नहीं रहता है, तो ये वक्फ बोर्ड ने तय किया कि साहब हम आपको प्रिंट करके रजिस्टर्ड देंगे और 50-50 का सेट देंगे। जैसे कोई मौलाना साहब 50 निकाह कर दिए तो फिर आगे 50 आप लेके जाइए। उसको शहर काजी जी के नेतृत्व में पूरा रजिस्टर्ड किया जाएगा कि कितने निकाह नामा हुए। अब निकाह नामे में कोई आधार कार्ड देना चाहे तो अपना आधार कार्ड भी लगा सकता है, और जो मौलाना साहब ने किए हैं उनकी पूरी डिटेल होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जो नई नई पहल कर रहे हैं और नई नई नीतियों को वक्फ बोर्ड में लागू कर रहे हैं ताकि सामाजिक समरसता भी बनाई जा सके, साथ ही साथ जो है समाज के लोगों का सर्वांगीण विकास भी हो सके। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। मॉनसून देश के लगभग सभी राज्यों में पहुंच चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई जगहों पर सड़क नाले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तेज बारिश से सड़कों पर भी जलभराव हो गया है। वहीं गुजरात के कई शहरों में तेज जनजीवन जो है बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी समेत कई नदियां उफान पर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत राजनांदगांव में तेज बारिश हुई। गुजरात के मेंडरडा इलाके में समधियाला गांव के पास बाढ़ के पानी में 4 गाड़ियां फंस गई, जिसमें से 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उधर महाराष्ट्र के भिवंडी में बाजार में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, दुकानें बंद हो गई। वहीं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, वसई क्षेत्र, अंधेरी सबवे और वेस्ट बांद्रा में भी भारी जलभराव हो गया। तेज बारिश के चलते मुंबई में जल जीवन बुरी तरीके से जनजीवन प्रभावित है। तो ये अलग अलग शहरों की ये 5 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आर्थिक राजधानी भी पानी पानी है। गुजरात का जूनागढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बड़वानी, मथुरा, नवी मुंबई, हर जगह अब बस बारिश का पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 15 साल के भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में इंटरनेशनल डेब्यू कर इतिहास रच दिया है। वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए। वैभव ने 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया। वैभव को कप्तान तिलक वर्मा ने डेब्यू कैप दी। वैभव ने शेफाली वर्मा और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। शेफाली ने 15 साल 239 दिन और सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था। डेब्यू के साथ ही वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए T20 इंटरनेशनल खेलने वाले 122वें खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं बीसीसीआई ने वैभव के डेब्यू को लेकर पोस्ट किया है। बीसीसीआई ने इसे भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। और फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।